वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बेसिक केमिस्ट्री बाय यस के दुबे। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा, पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है या उसमें जो पैकिंग इफ़िशियंसी होती है उसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के बारे में चर्चा की गई। सीसीपी, एससीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एफसीसी के बारे में चर्चा की गई। और आपको बताया गया कि 74% स्पेस जो होता है क्रिस्टल लैटिस में वो स्फीयर्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर होता है और 26% जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है। इस वीडियो में आज हम लोग इंटरस्टिशियल वाइड्स यानी अंतराकाशीय रिक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और रेडियस रेशियो रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने क्लोज पैकिंग और पैकिंग इफ़िशियंसी का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें ताकि ये आपको समझ में आ सके। और इसको आप जब वो वीडियो देखे रहेंगे तो आपको अंतराकाशीय रिक्तियाँ या इंटरस्टिशियल वाइड्स के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरस्टिशियल वाइड्स यानी अंतराकाशीय रिक्तियाँ। अब हमने आपको क्लोज पैकिंग में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर एज्यूम्ड एज द सेम साइज स्फीयर्स, और उनमें इस तरीके से क्या होता है कि वो क्या होते हैं कि एक दूसरे को टच करते हुए वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्रिस्टल लैटिस में पूरा स्थान जो होता है वो गोलों के द्वारा कवर नहीं होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ गोले व्यवस्थित नहीं है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? वाइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाइड्स या रिक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने एक 2 डायमेंशनल पैकिंग बताया है आपका, ठीक है। अब पैकिंग कितने प्रकार की होती है ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए वो, तब जा कर के आपको ये इंटरस्टिशियल वाइड यानी अंतराकाशीय रिक्तियाँ आपको समझ में आएंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप उससे जोड़ करके आसानी से वीडियो को पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि जो स्थान क्रिस्टल लैटिस में गोलों के द्वारा घिरा नहीं होता है उसी को क्या कहा जाता है? वाइड्स कहा जाता है यानी रिक्तियाँ कहा जाता है। अब क्रिस्टल लैटिस में रिक्तियाँ 3 प्रकार की बनती हैं। कितने प्रकार की रिक्तियाँ बनती हैं? 3 प्रकार की, यानी देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वाइड्स इन द क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट वन इज ट्राइगोनल वाइड्स। सबसे पहला कौन सा होता है? ट्राइगोनल वाइड्स होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वह होता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स ये दूसरे प्रकार का होता है। और एक तीसरे प्रकार की रिक्त होती है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की रिक्तियां जो होती हैं वो क्रिस्टल लैटिस में फॉर्म होती हैं, ठीक है। हम तीनों प्रकार की रिक्तियों के बारे में जानेंगे कैसे ये बनती हैं, ठीक है। ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां और ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय रिक्तियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइगोनल वाइड्स के बारे में, ठीक है। तो ट्राइगोनल वाइड्स कैसे बनती हैं? ट्राइगोनल वाइड्स आर फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ 3 स्फीयर्स टचिंग विथ ईच अदर, यानी ये त्रिकोणीय रिक्तियां 3 गोलों को
आपस में स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करने से बनती हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं कि एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है। अब इसको टच करते हुए ये दूसरा स्फीयर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्फीयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, समान आकार के होंगे, ठीक है। स्फीयर्स कैसे होंगे, वो समान आकार के होंगे, ठीक है। तो ये दो स्फीयर्स हो गए, इनको टच करते हुए ये तीसरा स्फीयर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो वाइड बन रही है इसी को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल वाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल वाइड, ठीक है। तो जब स्फीयर्स का अरेंजमेंट होता है तो अरेंजमेंट होने के बाद ये प्लेन में फॉर्म होता है। अब इनको ट्राइगोनल क्यों कहा जाता है, अगर इनके केंद्र को हम मिला देते हैं स्फीयर्स के तो क्या प्राप्त होता है, एक हमको ट्राइंगल प्राप्त होता है। और इसीलिए इस प्रकार के रिक्त को क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल वाइड्स कहा जाता है, ठीक है। ट्राइगोनल वाइड्स जो होती है वो केवल क्रिस्टल प्लेन में होती है, यानी क्रिस्टल तल में ही इसका फॉर्मेशन होता है। बाकी जगह पर के ट्राइगोनल वाइड्स नहीं मिलेंगी क्योंकि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और ट्राइगोनल वाइड्स किस में बनती हैं, 2 डायमेंशनल में बनती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें अगर, तो इस रिक्त में ट्राइगोनल वाइड्स में अब ये आपकी रिक्ति हो गई, ठीक है। तो इसमें जो RV/RS होता है इट इज इक्वल टू 0.155। RV इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वाइड एंड RS इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्लियर। यानी गोले की त्रिज्या और रिक्त की त्रिज्या, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, 0.155 होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इन ट्राइगोनल वाइड्स रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वाइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0.155, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि रिक्त त्रिज्या जो होती है वो गोले की त्रिज्या की 0.115 गुना होती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की वाइड देख लेते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है। तो दूसरे प्रकार की वाइड होती है वो आपकी टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। यानी ये क्या होती है, आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। अब हम एक अरेंजमेंट देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये स्फीयर्स हैं जो इस तरीके से अरेंज हुए हैं। ये दूसरे स्फीयर्स हैं जो पहली पंक्ति के गोलों को टच करते हुए अरेंज हो रहे हैं, या उनकी जो स्पेस है रिक्त उसको वो फिलअप करते हुए अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आप देख लीजिए कि ये क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया ए बी प्रकार का। ये ए हो गई, ये बी रो हो गई, फिर ये ए रो हो गई और ये बी रो हो गई, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें तो ये क्या फॉर्म हुआ है, ये ट्राइगोनल वाइड्स फॉर्म हुआ है क्योंकि ये प्लेन है। अब इसी पर अगर ये जो रिक्ति है इसको अगर हम कवर करते हुए अलग गोलों को व्यवस्थित करते चले जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होगा तो उसमें जो वाइड फॉर्म होगी वह क्या होगी, आपकी टेट्राहेड्रल वाइड होगी। इसको और स्पष्ट देखने के लिए हम 3 गोले लेते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड में के फॉर्मेशन में टोटल 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व। कितने होते हैं, 4 स्फीयर होते हैं। तो 3 स्फीयर्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं एक दूसरे को टच करते हुए, और ये आपका ट्राइगोनल वाइड हो गया। अब इसके ऊपर एक और स्फीयर अरेंज कर दिया जाए, ठीक है।
तो जो वाइड बनेगी बीच में वही क्या होगी, आपकी टेट्राहेड्रल वाइड होगी, और उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होगा, इस तरीके से उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल वाइड का। ठीक है, तो ये इस प्रकार के शेप वाली जो होगी ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल वाइड होगा, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। ठीक है, अब चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वाइड में आर वी बाई आर एस इज इक्वल टू 0.255। आर वी क्या है, रेडियस ऑफ वाइड, और आर एस क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वाइड एंड स्फीयर रेडियस रेशियो क्या होता है, 0.255 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ट्राइगोनल में आर वी बाई आर एस क्या होता है, 0.155, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, आर वी बाई आर एस 0.255 होता है। ठीक है, ट्राइगोनल तीन स्फीयर्स को टच करते हुए अरेंज करने से बनती हैं, और टेट्राहेड्रल वाइड जो होती है वो तीन स्फीयर्स एक प्लेन में रखे हुए हैं, उनसे एक ट्राइगोनल वाइड बनेगी, उसी के ढकते हुए चौथा गोला रख दिया जाता है, तो जो रिक्ति बनती है, जो वाइड बनती है, वह टेट्राहेड्रल वाइड होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले प्रकार का देख लेते हैं, जो तीसरे प्रकार की रिक्ति होती है, जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो तीसरे प्रकार की रिक्ति है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ 6 स्फीयर्स। 6 स्फीयर जो होते हैं उनसे ये बनती हैं, और कैसे बनती हैं वो आप देख लीजिए। जैसे ये 3 गोले एक दूसरे को टच करते हुए हमने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो ट्राइगोनल वाइड बन गया। अब इसी में हम क्या करेंगे कि इसको ढकते हुए इसी के ऊपर फिर अरेंज कर देंगे 3 और गोलों को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो वाइड बनेगी वो वाइड क्या होगी, आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड का शेप कैसा होता है वो देख लीजिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का शेप आप लोग देख लें कि इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का शेप होता है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए क्या होता है, आर वी बाई आर एस इज इक्वल टू 0.414। ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेशियो ऑफ वाइड रेडियस एंड स्फीयर रेडियस इज इक्वल टू 0.414। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमने वाइड्स आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए, ट्राइगोनल केवल 2 डायमेंशनल में बनेगा। ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए इनके नंबर कितने होंगे पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल नंबर जो टेट्राहेड्रल होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो यही होता है, सॉरी उल्टा बता दिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज n, वेयर n इज नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, पैक्ड स्फीयर्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कितनी होगी, 2n होगी, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होगी, n होगी। तो अब जैसे हम FCC ले लें, तो फॉर FCC नंबर ऑफ
स्फीयर्स पर यूनिट सेल, ये इक्वल टू 4 होता है। 10 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू, हमने बताया 2n, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितना होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू n होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक यूनिट सेल में 8 जो होंगी वो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगी और 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगी। कौन सी संरचना में? एफसीसी संरचना में। अब एफसीसी को ही क्या कहा जाता है? सीसीपी कहा जाता है, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज 8 पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज 4 पर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया वाइड्स और उनकी रेडियस का रेशियो। अब इसके बाद हम एक अगला टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। वो अगला टॉपिक जो है उसको हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो रेडियस रेशियो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर आयनिक सॉलिड्स, यानी जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें केटायन और एनायन, इनकी रेडियस का रेशियो क्या होता है और उस आधार पर कैसे हम उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जानेंगे। ठीक है, तो ये आयनिक क्रिस्टल्स पर लागू होता है। आप ध्यान ले दीजिए, इफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू R प्लस एंड रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इज इक्वल टू R माइनस। तो अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, द रेशियो ऑफ R प्लस upon R minus will be equal to some ratio numbers that I am going to explain you। ठीक है, तो रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस रेशियो इज नोन एज रेशियो ऑफ पॉजिटिवली रेडियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इज इक्वल टू रेडियस रेशियो। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है रेडियस रेशियो रूल? इफ R प्लस इज मोर एंड R माइनस इज लेस, यानी ऋणात्मक आयन की त्रिज्या कम है और धनात्मक आयन की त्रिज्या ज़्यादा है, उस स्थिति में क्या होगा कि रेडियस रेशियो R प्लस इज मोर देन R माइनस, देन रेडियस रेशियो विल बी हाई, इज हाई एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो हाई। ठीक है, यानी अगर धनात्मक आयन की त्रिज्या ऋणात्मक आयन की त्रिज्या से अधिक होगी तो रेडियस रेशियो ऑब्वियसली हाई होगा, उच्च होगा, और उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो अगर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की त्रिज्या का अनुपात अधिक होगा
तो कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा, अगर इनका अनुपात कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही यह रूल कहता है। अब हम आपको बता दें कि रेडियस रेशियो रूल में सामान्यतः आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि ऋणात्मक आयन जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, यानी उनकी त्रिज्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, और धनात्मक आयन की त्रिज्या क्या होती है, वो छोटी होती है। ठीक है, मीन्स केटायंस आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द एनायंस। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि रेडियस रेशियो रूल जो होता है वो बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए R प्लस अपान R माइनस, ये हो गया त्रिज्या अनुपात जिसको कहते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगा। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। नेशन नंबर हो गया, और इसके बाद हम देख लेते हैं नेचर या स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कैसा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दें यहाँ पे कि रेडियस रेशियो रेंज जो है वह रेंज अगर 0.155 से 0.255 के बीच में आ रहा है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन की त्रिज्या का अनुपात 0.155 से 0.255 के बीच में आ रहा है, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और तब यह स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेन होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब अगर रेडियस रेशियो जो है 0.255 से 0.414 के बीच में आ रहा है, तब उस स्थिति में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। और तब जो होगा केटायन कहाँ पे होगा, टेट्राहेड्रल वाइड होगा में अरेंज होगा। ठीक है, अगर यही रेशियो बढ़ जाता है 0.414 से 0.732 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है और वो 6 हो जाता है, और तब यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये 0.732 से 1.0 के बीच में रेडियस रेशियो आ रहा है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन की त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती है, तब उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है, और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग एकदम नोट कर लेंगे और इसको याद कर लीजिएगा कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक आयन की त्रिज्या का अनुपात इस रेंज में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, अगर रेंज ये होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जो केटायन होगा वह टेट्राहेड्रल वाइड में अरेंज होगा। अगर ये अरेंजमेंट होता है रेंज रेडियस रेशियो का, तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और केटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड में अरेंज होगा। और अगर ये रेशियो लगभग बराबर होता है 1 के, तब उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इस पे आधारित हम 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखते हैं कि इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड AB, A plus and B minus have their radii 88 pm and 200 pm. pm means picometer. Calculate the coordination number. यानी एक आयनिक सॉलिड AB दिया गया है, इसमें A प्लस आयन की त्रिज्या 88 पिकोमीटर और B माइनस आयन की त्रिज्या 200 पिकोमीटर है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आपको पता है कि r प्लस अपान r माइनस इज इक्वल टू रेडियस रेशियो, यही होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि a प्लस अपान b माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88/200 एंड इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.44। ये रेडियस रेशियो आ गया। ठीक है, तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू 0.44। अभी हमने आपको जस्ट इसी के पहले रेंज बताया था। ठीक है, हमने बताया था 0.414 टू 0.732। ये क्या होगा आपका, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो अब ये 0.44 इस रेंज में आ रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ए बी का कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब यही अगर 7 के बाद में आता अगर, तो वह क्या होता आपका, ये क्यूबिक हो जाता और तब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता। अगर 414 से कम आता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी पर आधारित। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए सॉलिड ए बी हैज NaCl लाइक स्ट्रक्चर इफ रेडियाई ऑफ A प्लस इज 170 pm कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ B माइनस। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक आयनिक सॉलिड AB है जो NaCl की जैसी संरचना में है। इसमें A प्लस आयन की रेडियस कितनी है 170 पिकोमीटर है, B माइनस की रेडियस निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए NaCl क्या है, NaCl हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयंस। ठीक है, तो अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किस रेंज में आता है वो आपको पता है। वो रेंज क्या होती है 0.414 टू 0.732, यही रेंज होती है। अभी पीछे हमने आपको बताया था टेबल में। तो हम कह सकते हैं कि r प्लस अपान r माइनस इज इक्वल टू 0.414 हम मान के चलेंगे। तो r प्लस कितना दिया है 170 अपान r माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 0.414 हो गया। ठीक है, तो r माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 बाई 0.414 और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 410 पिकोमीटर आएगा। यानी B माइनस की रेडियस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ B माइनस इज इक्वल टू 410 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये टेबल जो हमने आपको बताया है रेंज वाला, वही टेबल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आसानी से आप इसको निकाल ले जाएंगे। ठीक है, इस पर आधारित रेडियस रेशियो रूल पर आधारित जो कुछ और न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए गए हैं उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और आगे की वीडियो में हम क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।